गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के चैप्टर बुलियन अलजेब्रा के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसमें अब तक हमने बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट, उसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू, उसके स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स की परिभाषा, ऑपरेटर्स, पोस्टुलेट्स, लॉज पढ़ लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है उसको पढ़ेंगे, दैट इज़ योर डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन जो था एक लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे जो बुलियन लॉजिक्स के बारे में स्टडी करते थे। उन्होंने एक लॉ दिया था और उन्हीं के नेम पे लॉ स्टेट हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिकली उन्होंने टू लॉज दिए थे जो कि दूसरे के वाइस वर्सा हैं या बोले हम ड्यूअल हैं। और उसका जो पहला लॉ का स्टेटमेंट आता है थ्योरम 6A, जिसको कि हम नोटिफाई कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट यह है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। कि यदि हम दो वेरिएबल्स को एंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वह उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के और के बराबर होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट आता है। और इसी का जो दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड स्टेटमेंट है वो ये सेटिस्फाई करता है कि यदि हम कॉम्प्लीमेंट करें टू वेरिएबल्स के सम का और फिर उसको हम अगर इक्वलेंट कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेड के एंड के बराबर में, जैसे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। तो इस प्रकार से बेसिकली ये दो स्टेटमेंट आ जाते हैं हमारे दूसरे के वाइस वर्सा थ्योरम है 6A 6B, इनको कि हम ड्यूअल थ्योरम बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम ये हमारी होती है जब हम किसी भी इक्वेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को हम जब रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तीनों तरीके से नाम आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। सिंप्लीफाई करें इसको, या इसको मिनिमाइज करें, या रिड्यूस करें, या सॉल्व करें। तो उन सब में ये जो कुछ थ्योरम्स अपन ने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सारे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड और इनवर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम कि ए प्लस बी का बार जो होता है वो ए बार डॉट बी बार के बराबर होता है, एंड ए डॉट बी का बार जो होता है वो ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, जरूर ध्यान में रखिएगा आप, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो थ्योरम्स हमारी कंप्लीट हो गई है। डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ हम और देख लेते हैं एक बार हमारे समझने के हिसाब से ये किस प्रकार से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टेटमेंट अपन ने पढ़े, पहले ए और बी की वैल्यूज़ के अपन ने यहाँ नोटिफाई करवाया। तो दो वेरिएबल हैं, पॉसिबिलिटी चार हो सकती हैं, या तो दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे, या ए ज़ीरो बी वन होगा, या बी ए वन होगा बी ज़ीरो होगा, या दोनों ही हमारे वन वन होंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए हमने पहले तो ए डॉट बी किया। तो ए डॉट बी हमारा जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो वन वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो वन का वन, वन ज़ीरो का वन, और वन वन का वन। उसके बाद में उसको हमने इसका बार करके देख लिया, और इनको सबको आप पैरामीटर्स अलग अलग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और ये हमारा एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए स्टेटमेंट है कि अगर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का एंड करके उसका ब्रॉ कर रहे हो तो उनको आप इंडिविजुअली उनका कॉम्प्लीमेंट करके उनको आप और कर सकते हो। सिमिलरली वाइस वर्सा, आप नंबर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का और करके उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका अगर एंड करोगे तो रिजल्ट विल बी सेम। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, कि किस प्रकार से हम बुलियन एक्सप्रेशंस को इन जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम एक्सप्लेन करते हैं।
तो इस क्रम में हम एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है कि यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दिया गया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करते हुए चलेंगे और हमारा आंसर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारा सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो एग्जांपल दिया है ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस डॉट सी प्लस ए का बार डॉट बी प्लस सी का बार का होल बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट सी। तो ये सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हुए इस इक्वेशन को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। इस वाले पार्ट को, यहाँ होल बार था तो हमने इसके बार का बार प्लस बी प्लस सी का बार, इसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ ए प्लस बी है आपका, यहाँ हमने थ्योरम लगाई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए अब्जॉर्प्शन के हिसाब से, ए प्लस ए बार डॉट बी का बार लगाया तो ए प्लस बी का बार आ गया हमारा और डॉट सी आ गया। ए बार का बार इसको हमने इंडिविजुअल रख लिया है यहाँ पे अब्जॉर्प्शन लॉ लगाते हुए। फिर हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी इसके ऊपर फर्दर, इसको और हमने सॉल्व कर लिया डी मॉर्गन्स लॉ और दोनों लॉ लगाते हुए। यहाँ इसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ से ब्रेक किया इसको, फिर ये फर्दर रिड्यूस हो गया हमारा। इस प्रकार से हम इन लॉज को लगाते हुए इसको मिनिमाइज करते चलते हैं। देखिए आप सामने साफ साफ लिखे हुए हैं कौन कौन से लॉज यहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, और उन लॉज को हम यहाँ पे करते हुए इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फाइनली आंसर जो यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारा इक्विवेलेंट है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, और राइट हैंड साइड हमारे इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए हमने ये आंसर यहाँ पे हमारा लेके आ गए हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के, इसके तरह से हमने कि ए प्लस ए डॉट बी का बार, फिर ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी का बार डॉट ब्रैकेट में ए बार प्लस बी और डॉट लगा के बी प्लस सी, इसको हमने इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की। तो ये देखिए लॉज हमने हर जगह लिख रखे हैं कि किस लॉ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लॉज लगाए, पहले यहाँ पे ए कॉमन आ गया तो उसके हिसाब से ए हमारा यहाँ पे रिमूव आउट हो गया, बाहर ले लिया हमने इसको। किस हिसाब से देखा हमने कि ए प्लस ए डॉट बी का बार, तो ये हमारा ए के बराबर होता है। फिर डॉट ए हमने बाहर ले लिया तो सी प्लस सी का बार और ब्रैकेट में ए बार प्लस बी आ गया और बी प्लस सी हमारा एज इट इज रख दिया हमने। फिर यहाँ फिर हमने एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो सी प्लस सी का बार समथिंग होता था वो सी आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो ए बार प्लस बी आ गया। इसमें फिर फर्दर हमने एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो सिर्फ सी प्लस बी आ गया हमारा, और फिर यहाँ बी प्लस सी हो गया तो सेम हो गया। तो जब ए प्लस ए डॉट ए होता है वो ए हो जाता है, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर इसको हमने ओपन कर लिया तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हमारा यहाँ पे आ जाता है। एक बात आपको मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस के जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलते हैं आपको बुक्स के अंदर, वहाँ पे इनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस पे एक या दो क्वेश्चन लगभग आता ही है। नाउ एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ देखने के लिए, जो ये कहता है कि हमारा ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार प्लस ए डॉट सी का बार जो है वो किस तरीके से इक्विवेलेंट आप पुट करेंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ किया गया है मैनिपुलेशन करते हुए। यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके देखिए इनके सबके बार चेंज होंगे एक्चुअली, आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो ए बार डॉट बी हो गया है, बी बार डॉट सी हो गया है, ए डॉट सी का बार हो गया। तो वो कैसे कर रहे हैं, पहले हम इनमें वेरिएबल्स रखते जा रहे हैं और फिर इनकी पोजीशन शिफ्ट करते जा रहे हैं। देखिए सारे लॉज यहाँ दिए हुए हैं कि पहले इक्वलेंट टू ए वन रखा है, फिर वन के स्थान पे जो वेरिएबल अवेलेबल नहीं है उस वेरिएबल को यहाँ पुट कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस ए का बार इक्वल्स टू वन होता है। तो इस वाले इक्वेशन देखिए ए और बी है, सी नहीं है, तो सी प्लस सी का बार ऐड कर दिया गया है। यहाँ बी सी है, ए प्लस ए बार ऐड कर दिया गया है। यहाँ ए सी है तो बी प्लस बी का बार ऐड कर दिया गया है। फिर इसको फर्दर जब खोल दिया गया है, फिर यहाँ से हम कॉमन लेके मिनिमाइज हमें जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए उस फैक्टर को कॉमन लेते हुए हम रिमेनिंग फैक्टर को वन करते हुए चलेंगे, तो हमें लास्ट में जो हमें डिजायर्ड इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके आंसर सही होने की संभावना बनती जाती है। ये तीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, और भी आप एग्जाम्पल देखिए बुक के अंदर डिस्कस करिए और उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। नाउ
इसमें जो चैप्टर में आपके लास्ट टॉपिक बचता है वो आता है वेरिफिकेशन ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, कि ट्रुथ टेबल की सहायता से आप किस प्रकार किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से मैं समझा देता हूँ आपको कि ट्रुथ टेबल जो होती है वो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट तथा आउटपुट के मध्य संबंध को दर्शाती है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ तो हम इनपुट दिखाते हैं और एक तरफ हम आउटपुट दिखाते हैं, और उस इनपुट और आउटपुट के मध्य हम संबंध किस प्रकार से, अगर इनपुट के मान में परिवर्तन होता है उस अनुरूप हमारा आउटपुट परिवर्तित होगा, उस चीज़ को हम उस टेबल में डिनोट करते हैं और वहाँ से हम हमारे आउटपुट को एनालाइज करते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ लेकर चले हम कि एक फंक्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ हमने एफ वर्ड काम में ले रखा है, हम नॉर्मली हम वहाँ पे वाई लेके चलते हैं, तो वाई इक्वस टू एफ इक्वस टू फंक्शन ए बार डॉट बी प्लस सी, ये क्या भाई ट्रुथ टेबल में के रूप में इसको हमें ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे इनपुट वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, ए बी एंड सी, देर आर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमारा यहाँ जो नियम काम करेगा, देखिए वेरिएबल्स के साथ में आपके ट्रुथ टेबल में इनपुट अगर हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बात आती है। तो देखिए यहाँ हमारा रिलेशनशिप ये कहता है कि 2 की पावर n नंबर ऑफ इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जहाँ पे n आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ इनपुट होता है। नंबर ऑफ इनपुट जितने होंगे 2 की पावर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। तो अगर n इक्वस टू 2 है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। इस उदाहरण में हमारे n इक्वस टू 3 है, तो 2⁻³ का मतलब होता है कि 8 पॉसिबल ऑप्शंस हमारे यहाँ पे संभव हो सकते हैं। तो इनपुट ए बी सी 3 है, तो इनके 8 कॉम्बिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं साफ साफ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इन 8 कॉम्बिनेशन के अलावा 3 वेरिएबल की सहायता से आप कोई अलग कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते हैं, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम हमारे फंक्शन में क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज रखते जाएंगे और उसके लिए आउटपुट को एनालाइज करते जाते हैं। जैसे तीनों की वैल्यू 0 रखी तो 0 का बार मतलब 1, 1.01 1.00 होता है, 0 + 0 0 हो जाता है। फिर 0 0 1 रखा तो वही 1.0 तो 0 हो गया, +1 तो 0 + 1 1 होगा। फिर 0 1 1 मतलब 1.1 1 + 0 = 1 आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप हर इनपुट के लिए एनालाइज करेंगे तो हमारे ये इस प्रकार से रिस्पेक्टिव आउटपुट हमारे आते हैं, और इन आउटपुट की सहायता से हम इस इक्वेशन को और भी हमारे मेथड जो हम आगे पढ़ने वाले हैं मिनिमाइजेशन के अंदर, मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का हमारा अलग से चैप्टर है, वहाँ हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल की सहायता से इन आउटपुट्स के और इनपुट के संबंध के आधार पे हम किसी भी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो मिनिमाइज करने का भी हमने देखा कि किस प्रकार से हम यूजिंग हमारी जो बुलियन लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, उनकी सहायता से हम इक्वेशन को मिनिमाइज करते हैं। और दूसरा तरीका जो हमारा है वो ट्रुथ टेबल बना के, और कुछ मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हमारी आगे हम पढ़ेंगे, के मैप है और इस तरीके की टेक्निक्स हैं, उनमें हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करते हो, रियलाइज़ करते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपका है, बेसिक कंसेप्ट आपको फुलफिल करते हुए है। तो इन सारी वीडियोस को आप देखिए ताकि आपके लिए बड़ा ही एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।